Hi, I'm Sachin. Welcome to yet another episode of the Snakes and Ladders show. As you know, we invite founders and request them to talk about the snakes, the ladders, the pitfalls, and the upsides that have gone into making their startup what it is today. आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में है जिन्होंने होम्योपैथी जैसे एंशिएंट साइंस को अपना के उसको कन्वर्ट किया है एक पर्सनल केयर और स्किन केयर रेंज में। आज के फाउंडर्स हस्बैंड वाइफ टीम है मिस्टर भूपिंदर और डॉक्टर जसविंदर कौर, जो हमको बताने वाले कि हाउ एग्जैक्टली डिड दे गो अबाउट क्रिएटिंग होम्यो फार्म। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एग्जैक्टली इज होम्यो फार्म ऑल अबाउट? सो होम्यो फार्म एक ऐसी कंपनी है जो कि पर्सनल केयर एंड सेल्फ केयर इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रही है। हम स्पेशलाइज्ड हैं हमारे यूनिक पर्सनल केयर एंड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स में, जो कि बनते हैं होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स एंड हर्बल फ्यूजन साइंस से। हमारे प्रोडक्ट्स में रिसर्च्ड एंड प्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ होम्योपैथिक प्रिंसिपल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जिनका प्योर फॉर्म में होना इज मैंडेटरी ताकि उनसे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। होम्योफार्म का मिशन है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बनने का, जो कि कस्टमर्स को बेनिफिट्स के साथ इजीली अवेलेबल भी हो सके। और होम्योफार्म के थ्रू हम ये एक मिथ तोड़ना चाहते हैं कि होम्योपैथी इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन जहां पर हम कस्टमर्स या पेशेंट्स को शुगर कोटेड पिल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बल्कि होम्योपैथी की वजह से हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सनल केयर और सेल्फ केयर ब्रांड बन सकते हैं। Very interesting. My next question is going to be to the other co-founder. What exactly, did you start on? What were the starting points? ये जर्नी शुरू कैसे की आपने? सो ओरिजिनली हमारा प्लान था कि हम मेडिसिन के बिजनेस में होंगे, लेकिन फिर एक थॉट आया दिमाग में कि मेडिसिन तो काफ़ी ब्रांड्स बना रहे हैं होम्योपैथी के, लेकिन इन मेडिसिन का यूज़ करके कोई हेल्थ एंड ब्यूटी स्टार्टअप्स हमने नहीं देखा है या नहीं सुना है जो सिर्फ इस बिजनेस लाइन में हो, राइट। वहीं पर हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जिससे हमने ग्रैब किया और फिर उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। सबसे मुश्किल जो काम था वो था होम्योपैथी के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना और उसके बाद में एक नैनो फ्यूजन ब्लेंड बना के हर्बल मिक्सचर को यूज कैसे करा जाए, ये हमारा सबसे बड़ा टफ काम था, राइट। उसको पूरा करने के बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनिक नेचुरल बेस विद जीरो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और जीरो कलर बनाया जाए, तो वो भी हमने अचीव किया। और इन सब को पूरा करने के बाद में हमने सोचा कि एक रेगुलर पैकेजिंग तो हर कोई कर रहा है, सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को एक फंक्शनल एंड इको फ्रेंडली डिजाइन देने का प्लान करा। आपने ये फ्रेज सुनी है, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, भाग जिसे कहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि होम्यो फार्म के लिए भाग क्या था, तो आप क्या बताएंगे? हमारा जो बिग हैरी ऑडिशियस गोल यहाँ पर ये है कि हम होम्यो फार्म को एज अ प्रीमियम और एक अल्ट्रा प्रीमियम होम्योपैथिक सेल्फ केयर एंड पर्सनल केयर ब्रांड पोजीशन करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा मार्केट सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं होगा, हमारा मार्केट ग्लोबल जाने का है। और सिर्फ ये गोल नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट को मार्केट में पुश किया जाए बाकी ब्रांड जैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर के थ्रू, रादर क्योंकि ये शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये कस्टमर्स के पास प्योर एंड सेफ तरीके से पहुंचे एंड कस्टमर्स इनको यूज करें और हमें रिपीटेड ऑर्डर्स दें। तो D2C करना चाहते हैं हम, राइट। और जैसे कि इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स आपने सुना होगा, गुची, LV, बॉलमैन जैसे बहुत सारे ब्रांड्स जो डोमिनेट करते हैं क्लोथिंग स्पेस में फॉर अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में। सो इनको जो भी ओन करता है दे फील वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें ये इंटरनेशनल ब्रांड हमारे पास है, राइट। सो वैसे ही पर्सनल केयर एंड सेल्फ केयर स्पेस में हम चाहते हैं कि होम्यो फार्म एक अल्ट्रा प्रीमियम एंड प्रीमियम ब्रांड में पोजीशन करें और बाहर के भी जितने लोग हैं, इंडिया के लोग, दे वुड वांट टू बाय अ प्रोडक्ट लाइक होम्यो फार्म, तो उनके पास होम्यो फार्म अपने पर्सनल एंड सेल्फ केयर रूटीन में हो। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्लेसमेंट ब्रांड इमेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। D2C में हम ग्लोबली वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स में होना चाहते हैं। Very interested in knowing what were the kind of snakes, the hurdles, the obstacles that you experienced when you started Homeofarm.
सो काफ़ी स्नेक्स और पिटफॉल्स हमने एंटिसिपेट और अनएंटिसिपेट भी करे हैं। तो जो एंटिसिपेटेड वाले पिटफॉल्स है उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो क्योंकि हम सेल्फ केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो एफडीए के रजिस्ट्रेशंस अप्रूवल्स वगैरह काफ़ी लगते हैं, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और इनको अधेयर नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टीज भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा एक एंटिसिपेटेड पिटफॉल है हमारे लिए। दूसरा चीज़ है कंज्यूमर ट्रस्ट। सो एक ट्रस्ट बनाना है, मतलब होम्योपैथिक बेस्ड ब्रांड में, जहाँ पे कस्टमर थोड़ा स्केप्टिकल होता है कि यार नेचुरल लें, होम्योपैथिक लें, ये स्लो तो नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या डीले तरीके से हमें रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो ये कस्टमर को ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, जो वेरी कॉमन चीज़ होती है हर D2C ब्रांड में। मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन सफ़र करता है, और अगर बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो क्या आपके पास इतना मटेरियल होगा उसको कैटर करने के लिए? तो ये एक एंटिसिपेटेड पिटफॉल है। फिर चौथी चीज़ होगी कस्टमर्स को एजुकेट करना नेचुरल एंड होम्योपैथिक फॉर्मुलेशंस के बारे में, और उनको बताना कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसके साथ में उसे कंपेयर करके समझाना ज़रूरी है, राइट? तो ये हमारे एंटिसिपेटेड पिटफॉल्स में आते हैं। और कुछ अनएंटिसिपेटेड पिटफॉल्स की बात अगर मैं करूँगा, तो उसमें बहुत तेज़ी से हेल्थ केयर ब्यूटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो हमें भी उतना ही फास्ट पेस होना पड़ता है ताकि हम इसे कैच, एनालाइज करें और इसको इम्प्लीमेंट करें तेज़ी से। तो ये बहुत अनएंटिसिपेटेड होता है, क्योंकि कब क्या चीज़ चेंज होता है हमें नहीं पता। फिर पेंडेमिक जैसे हमारा हुआ था 2020 में, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न काफ़ी हुआ था बिजनेस लैंडस्केप को। लॉकडाउन्स की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन एंटिसिपेटेड स्नेक। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, सो बहुत सारे अदर ब्रांड्स हमसे अगर आगे हों तो हमें भी वहीं पे जाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जाता है जैसे आपको बताया। और ब्रांड रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत क्रिटिकल मैटर होता है। तो अगर कोई हमें एक सिचुएशन आएगी और अगर हम उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे उस मोमेंट पे, तो ब्रांड का इमेज खराब भी हो सकता है, और अगर रिएक्ट करेंगे तो हम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप स्नेक्स एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे कभी कभी स्ट्रोक ऑफ गुड लक कहे या जो भी कहे, लैडर्स भी आ जाते हैं। तो होम्यो फार्म के लिए क्या लैडर्स थे? की पार्टनरशिप जो होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन हैविंग अपसाइड, गुड अपसाइड के लिए। इसमें हम फिलहाल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़े जो स्टॉकिस्ट होते हैं, या फिर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके पास में ऑलरेडी सेल्स चैनल अवेलेबल होता है, तो हम उस सेल्स चैनल को यूज करके B2B प्लेटफॉर्म, B2B मेथड के थ्रू उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक अपसाइड मिला है, ठीक है। दूसरी बात आएंगे तो अमेजोन के जो मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स की वजह से प्लेटफॉर्म पे आता है। अगर वेबसाइट हो तो कस्टमर को पता है कि वेबसाइट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो जाके खरीद लेता है, लेकिन मार्केट प्लेस में वही आता है जिनको डिस्काउंट चाहिए होता है, जिनको ऑफर चाहिए होता है, जिनको फ्री डिलीवरी चाहिए होती है। यहाँ हमें थोड़ा अमेजोन की वजह से काफ़ी हेल्प हुआ है मार्केट प्लेस सेल्स के थ्रू। और आखिरी में मतलब हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे हमारे इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का टैग दिया गया था। सो इंटरनेशनल इनोवेशन एक्सपो 2023 में हमने पार्टिसिपेट किया था। तो जूरी ने हमारे प्रोडक्ट को बहुत सपोर्ट किया है, और इसकी वजह से ये हमने आप देखोगे तो हमारे वेबसाइट पे भी इस चीज़ का जिक्र है, एंड हमारे ब्रांड इमेज को काफ़ी पुश मिला है इसकी वजह से। और आखिरी में जो है ग्रेट यूनिकॉर्न हंट की जो बेयर फीड प्रोग्राम ने हमने पार्टिसिपेट किया था, उससे हमारी जो बिजनेस की जो विजन है वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है, और अभी हमको अपने विजन एंड ड्रीम में क्लैरिटी काफ़ी मिल रही है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि अगर इस दुनिया में होम्यो फार्म नाम का स्टार्टअप नहीं होता तो ये दुनिया कैसी दिखती? सो अगर होम्योफार्म एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, तो हम लोग सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी देखते हैं, जहाँ पे लोग एक होम्योपैथी स्टोर में जा रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के फॉर्म में ये होम्योपैथी मेडिसिन दी जा रही है। लोगों को ये होम्योपैथी वर्ड का मीनिंग सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के दौर पे समझा जाता, राइट। सो फार्मेसी में जाते लोग एंड प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। यहाँ पे स्किन या हेयर के रूटीन्स में लोग होम्योपैथी को नहीं यूज करते,
और बाकी जितने ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट में 1% या 2% के एक इंग्रेडिएंट डाल के उसे बोल देते नेचुरल है, वो मार्केट में वैसे ही बिकता, शेल्फ में जाके लोग उसे पिकअप कर लेते और रेगुलर स्किन एंड हेयर केयर रूटीन फॉलो होता जैसे होते आ रहा है। प्रोडक्ट शेल्फ पे होता, कोई नहीं खरीदता उन प्रोडक्ट को, या तो वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ एक्सटेंड किया जाता या तो प्रोडक्ट को डिस्कार्ड किया जाता। तो होम्योफार्म आने के बाद में ये सारी चेंजेस डेफिनेटली होंगी। If I had to ask you to share a message for the young founders out there, उनके लिए आपके लिए क्या वर्ड ऑफ एडवाइस है? उनके लिए इफ यू हैड टू शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हाट वुड दोस बी? यंग फाउंडर्स के साथ में एक डेफिनेट एडवाइस मैं शेयर करूंगा कि आप जब शुरू कर रहे हो तो डोंट गो ऑल आउट, कि आप अपना पूरा एफर्ट ना डालें एक शॉट में, मार्केट को पहले टेस्ट करें, क्योंकि हर चीज़ को करने में इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है, और आप अगर सारा ही पैसा पहले ही यूज़ कर लोगे तो बाकी में आपको क्या पता, कैसे पता है कि आपको कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे जाना ज़रूरी है। एक छोटा प्रोटोटाइप प्रिपेयर करो, आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट हो सर्विस हो, उस प्रोटोटाइप को मार्केट में एज अ बीटा टेस्टिंग अपने छोटे छोटे कस्टमर्स के थ्रू रोल आउट कीजिए, और फिर प्रोडक्ट को फुल फ्लैज में रोल आउट तब करना जब आपको लग रहा है ये मार्केट में पिकअप हो रहा है, तभी जाके आप उसको प्रोडक्ट को फुल फ्लैज में रोल आउट करना। कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी ऑफ होम्योफार्म? सो होम्योफार्म एस्टैब्लिश हुआ था इन जून 2022। जुलाई में हमने अपनी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की थी। उसके बाद अराउंड 6 to 8 months to 1 year हमने प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने इन्वेस्ट किया, ताकि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स के लिए बना सकें। मीनवाइल हमने अपने यूनिक डिजाइन्स एंड फॉर्मुलेशंस पर भी काम किया। हमारे यूनिक डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन्स के लिए हमें 2 पेटेंट अवार्ड किए गए हैं और 2 पेटेंट पेंडिंग है। बिफोर लॉन्चिंग और यूनिक डिजाइन्स हमने डिसाइड किया कि हमें मार्केट को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि वो रेडी है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कि नहीं, जिसके लिए हमने अपने 7 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए इन जून 2023। इसके बाद हमारे जो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं ये लाइव हैं अभी मार्केट में, और वो हैं ऑन आवर वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट के मीडियम से सेल हो रहे हैं। सिंस लास्ट 3 to 4 months हम ग्लोबल एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया मार्ट एंड अदर वेंडर्स आ रहे हैं। इसके अलावा हम अपने गूगल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं और रील्स एंड प्रमोशनल एड्स बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। यू हैव हर्ड ऑफ द रिस्कीएस्ट एजम्पशन टेस्ट, वो लिस्ट जिसमें हम सारे रिस्क लिस्ट करते हैं जो शायद एक स्टार्टअप को ख़त्म कर सकते हैं, और ऊपर ऐसा रिस्क रहता है जो सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक, जैसे ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है, और फिर काफ़ी सारे रिस्क आप लिस्ट करते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। होम्योफार्म के केस में अगर मैं पूछूं तो हाउ मेनी रैट्स हैव यू किल्ड? एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क असम्पशन टेस्ट इन होम्योफार्म में आता है कि कस्टमर विल ट्रस्ट और प्रेफर होम्योपैथिक और हर्बल फ्यूजन बेस्ड प्रोडक्ट और एक्सेप्ट होम्योपैथी इन देयर सेल्फ केयर रूटीन। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज और assumption फॉर अस, एंड टू टेस्ट दैट हमने मार्केट रिसर्च एंड सर्वे हमें करना पड़ेगा टू गेज द कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड विलिंगनेस टू पे फॉर आवर प्रोडक्ट्स। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क असम्पशन इज कि बेबी केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो स्किन इश्यूज हो सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन कस्टमर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और उसको टेस्ट करने के लिए हमें अपना जो इंग्रेडिएंट टेस्टिंग थॉरो इंग्रेडिएंट टेस्टिंग हमें कराना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज द ऑनलाइन चैनल फॉर न्यू पेरेंट्स के लिए इजिली परचेज प्रेफरेंस इज ऑनलाइन फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। टू टेस्ट दैट हमने ऑलरेडी अपने मार्केटिंग कैंपेन एंड प्रमोशन स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा जो रैट्स एसोसिएटेड विद होम्योफार्म है वो प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, एलर्जेंस एंड सेंसिटिविटी, प्रोडक्ट रिकॉल्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ब्रांड रेपुटेशंस। I'm sure the viewers would want to hear from you. As founders, what excites you the most? एज अ फाउंडर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी, जहां पर मैं अपना जो ब्रांड है, ब्रांड बिल्डिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इज द मेन थिंग।
उसके अलावा मेरा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया ऑफ मेकिंग अ न्यू एंड अ पॉपुलर नॉट सो पॉपुलर मेडिसिनल सिस्टम के थ्रू मैं होम्योपैथिक एंड हर्बल फ्यूजन बेस्ड जो प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जो कस्टमर्स मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट्स एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, दैट ऑल्सो गिव्स मी एक्साइटेड। दूसरा, टीम कोलैबोरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड लीडिंग अ टीम फ्रॉम कॉमन गोल्स एंड वैल्यूज, market recognition and contribution in the industry for baby care, skin care and hair care, and lastly making a difference. ये तो था फाउंडर्स का टेक. We looked at what the founders believed were the snakes and ladders that faced their business. But ये किसने कहा है कि snakes and ladders सिर्फ दो लोगों से खेला जा सकता है? हमने snakes and ladders का ये खेला खेलने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के 3 ऐसे लीडर्स को बुलाए हैं जो अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करने वाले हैं in terms of what are the snakes and ladders that this startup faces. So without further ado, let's have a look at the investor's stake. बट आप तो फाउंडर है या इन्वेस्टर है या स्टेक होल्डर है इकोसिस्टम में, आप सोचेंगे ये स्टार्टअप शो मैं क्यों देखूं, उसमें क्या ऐसा रखा है जिससे मुझे बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं फाउंडर्स का व्यू पॉइंट सुन भी लूँ, अगर मैं इन्वेस्टर्स के चंद ओपिनियन सुन भी लूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि खुद के तजुर्बे से तो बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन दूसरों के तजुर्बे से अगर सीखना है तो उसी में तो असली मज़ा है, समझदारी भी और खर्चा भी कम। That's why the Snakes and Ladders show has been created, so that we can have as many viewpoints from different perspectives, inside, outside, and almost like a ringside view of the issues that the startups are likely to face. Who knows? You might want to take something out of the leaf from this very episode. ऐसे माना जाता है कि स्टार्टअप्स में इतने सारे सर्कमस्टेंसेस, इतने सारे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि हर बार तो आप गूगल नहीं कर सकते हैं. इट्स मोस्टली फ्रॉम व्हाट यू एक्वायर और हैव एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट होल्ड्स यू इन गुड स्टेट. इसी पे से शायद निर्भर होता है कि आप ये स्टार्टअप जर्नी जो है अमैच्योर जैसे प्ले कर रहे हैं कि प्रो के जैसे. सो बिफोर वी इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट्स दैट वी हैव इनवाइटेड टुडे, leaders from the startup ecosystem, I thought we should have a quick look at the product range that HomeoFarm has created. So the guests that we have invited today are leaders from the ecosystem. Please allow me to introduce you to Mr. Devang Mehta, a venture advisor and venture partner with Anthill Ventures. Our next guest is Mr. Anil Sidhu, a super angel who is a part of the selection committee of IPV Ventures and also a gold member. And our third guest is Vatsal Kanakia, CEO of 100x VC, and perhaps the youngest CEO in the ecosystem. A warm welcome to all our guests. So Devang, you have had a look at HomeoFarm. What do you think of the landscape these guys have got into? The addressable market is very large, but also fiercely competitive. So they will have to work hard to differentiate themselves through product features, pricing, or any other X factor. Vatsal, I would like to ask you the same question. What's your take on the landscape that HomeoFarm has got into? It's definitely an interesting market. Indians, there's a significant chunk of Indians and a significant subset of Indians that
look for organic, for homeopathic products over allopathic ones. So the market exists. It is the BPC space in general is very crowded. So it'll be keen to see, or it'll be important to see how Homeofarm, differentiates themselves. But the market exists. It's very crowded. So the most important thing will be how does Homeofarm differentiate themselves? Devang, what do you think are some of the pitfalls, some of the snakes that the founders may have ignored or need to watch out for? They will need to spend aggressively to gain market share, and for this they'll need to raise a lot of capital, something which might lead to excessive founder dilution. So they'll have to be mindful and careful of that. Also, they'll have to keep a close watch on profitability and unit economics to sustain this growth, because the market has been pretty unforgiving of unprofitable companies that have essentially bought revenue, at least in recent times in India. And what do you think are some of the upsides, some of the ladders that the founders should have a keen eye on? Well, there are clear headwinds for the rightly positioned consumer product in India. Just the sheer size of the market, the growth of the GDP, and the wealth effect. Also, the propensity for spend is growing in conjunction with the GDP and the wealth effect in India. So I think there's clear upsides. They just have to leverage them correctly. Anilji, what's your take on the landscape that Homeofarm is in? That landscape is interesting. You see, 900 D2C brands are there in this nation, whether we like it, out of which only 80 are able to perform so far. Of the 900 brands that are there, if you go by any of the data that you have got, like Mama and all those people who are actually into, there are also D2C brands in even like Licious in any of those things. So D2C is going to stay. It's going to be there for good. Thanks to post-COVID era, D2C is going to be there. So they have got into that area, direct to consumer, nothing like it. In that sector, in that sense, yes, they are in a great landscape. Anilji, what do you think are some of the snakes, some of the pitfalls that Homeofarm founders need to be on the lookout for? You see, they are trying to get into or define themselves as a homeopathy. Why would you want to do that? Why would you really want to do that? Is it a distinct, what do you call, a kind of add-on? People think that there's a value add by using the word homeo. No, nothing. You see, Ayurveda, yes, people will relate to Ayurveda. Homeo for your, what do you call, skin care, for child care, or those products that they have come out with, roughly around 9 products they have come out with. That 9 products, why do they need to really highlight that particular thing? Because their name is Homeofarm. Can they really convey that particular distinct part of it? The differentiator part of it, can we really? It's going to be uphill task for them. That's all I feel. Absolutely. And what do you think are some of the ladders that the founders need to pay attention to? Yeah, you see, thanks to the awareness among the people of not using the chemicals that are supposed to be, they are all banned. See, a lot of stuff are parabens, oils, lot of chemicals which are banned are still continuing to be used in this country. So people are now becoming conscious about not using those chemicals. So they can come into that space and promote themselves as people who are not using any of those chemicals, and that is where they have to position themselves. And because they are pricing that, their story is similar to that of Forest Essentials. Remember that. Their story is very, very similar to that of the story of Forest Essentials. If they're able to, if they're taking the same path of the promoters of Forest Essentials, I think they'll make it large. Vatsal, in your assessment, what are some of the snakes that you think are just lurking around the corner for this startup? Yeah, I think it'll be important to not spread yourself thin as founders, right? In these early days, you have very limited resources, both in terms of capital, in terms of people, in terms of time. So limit yourself both by SKUs. So, if there are like 2 or 3 hero SKUs, just focus on those. Don't waste resources on others. And also parallelly, if you know that, all right, there's only one geography that I want to focus, which is my largest opportunity, let's say Mumbai, the city Mumbai, then don't go out of Mumbai, right?
it's very optimistic, and it's obvious for founders to just think about how big we can be, and we want to go global from day one. But it's not ideal because it limits your capital and the outcome you get from that capital, right? It reduces capital efficiency. So our recommendation generally is don't spread yourself too thin. For the first 5-6 years, just focus on India, focus on those few hero products, build a business from the few choices you've made. And once you're at a scale of 1,000 odd crores of revenue, you can think about expanding otherwise. So that is the largest snake I'm seeing in this business. Vatsal, what do you think are some of the upsides, some of the ladders that are likely to miraculously surface for this startup? I think very important for a consumer brand, especially, would be to start building offline distribution from day one. We've seen a trend of D2C brands coming about, which are online only, and that used to work in a decade ago in 2013-14 because there was an arbitrage in online ads, right, where the prices for those keywords were so low that you were able to acquire customers at next to nothing. Today that's gone because even large brands are now advertising online, and so there's no arbitrage to be discovered, right? There's no price arbitrage. Offline distribution will be very crucial for founders to be able to reduce their blended CAC and make their economics work. So start building offline distribution from day one. While it may not lead to revenue immediately, right? But in the longer term, that's what's going to help you build a sustainable business. And that's the ladder you should be climbing. That was awesome. Is there a piece of advice you would like to share with the HomeoFarm team? Yeah, actually, think big. It's important if you're building a consumer brand, especially if you want VC funding and you want to build a venture backable business, you should not think about saying, okay, can I build a 100 crore brand or a 200 crore brand or a 500 crore brand? The minimum thought process here should be, can I build a 5,000 crore brand or a 10,000 crore brand, right? So think big on what scale you can achieve. And that energy and that optimism about your business and the scale it can reach will be infectious to not just yourselves, but to the team, to investors, and to everybody else in the ecosystem. And Devang, my question for you is the same one that I've asked the others. What's that one piece of advice you would like to give to the HomeoFarm team? Yeah, ideally choose the right value-added investors for your journey, ones that have clear street cred in the consumer space in India. Then you'll have true value-added capital on your cap table, and your journey will be much more enjoyable and rewarding. That was awesome. Devang, if I had to ask you for a word of advice for all the founders out there who are watching this show, what will that be? Yeah, so I think the days of irrational euphoria are over in the Indian startup ecosystem. Markets and investors are taking a very fine-grained look at each startup, the pedigree of the founding team, and their business models. Having said that, there's plenty of dry powder in India for the right startup, and a lot more is coming on account of numerous factors, including geopolitics. So it remains a great time to start and build a company in India, assuming the first principles are in place. And Anilji, one word of advice for the founders out there who are watching our show. Do you believe hair loss is the problem? You agree that hair loss is the problem? Okay, all of us agree that hair loss is a problem. But is hair loss a problem for an 80-year-old man? No. They have to figure out if there is a need. Defining a problem is always easy. But they will have to also work out whether there is a need for that problem to be solved. If they figure out both the things, nothing. That's my simple take from that. Vatsal, you interact with a lot of founders. A word of advice for all the founders out there who are watching our show? Yeah, absolutely. I think the most important thing at the earliest stages for a founder is to have focused execution, right? Choose one thing, focus on it, and just execute efficiently and at speed. That's all you need to do. That allows you to pivot as quickly as possible, learn as quickly as possible, and it gives you many more shots at goal because you're not wasting too many resources on multiple things at once, right? So it gives startups the opportunity
to really find their way, find PMF, and explore the market better. So just focus on one thing, one geography, one business, one revenue line item, and execute. With this, we come to the end of this episode. I'm sure you liked it. Please do watch, subscribe, share if you would like to be in touch and watch more such episodes. But if you'd like to nominate your startup, get in touch with us. That's all from our side for now. And as the famous Mr. Salman Khan says, do whatever you like, man. Have a great day ahead. Thank you.